जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बोर्ड के पेपर में आपका पूरा 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे आपको ट्रांसफार्मर क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना, कितने प्रकार का होता है, इसके आप फॉर्मूले कैसे निकाल सकते हो जो कि आपको भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त 100% आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको कंप्लीट में समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो कह सकते हो काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहली बात देखो, ट्रांसफार्मर की जो संरचना है, कार्यविधि है, इसका वर्णन करने के लिए, परिणाम अनुपात निकालने के लिए इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो देखो, प्रश्न को समझने में आपको वहां पर जो एग्जाम है ना, थोड़ा सा भी आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत प्रश्न को मान लीजिए घुमा फिरा के इधर उधर कर देता है, तो आपको ऐसा ना लगे कि फिर ये हो जाए कि भाई ये क्वेश्चन कहीं आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको ट्रांसफार्मर शब्द मिले, आपसे कार्यविधि पूछे, परिणाम अनुपात पूछे, इस प्रकार के वर्ड मिल जाए, आपको बस यही आंसर लिखना है। चलिए सबसे पहली बात देखिए भाई, ट्रांसफार्मर क्या होता है और किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो देखो, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित यह एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम अथवा अधिक किया जाता है। ठीक है, किस पर यह भाई कार्य करता है, किस सिद्धांत पर? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, याद रखिएगा। ठीक है, और इस प्रकार की युक्ति है जिससे कह रहा है कि प्रत्यावर्ती विभव को कम किया जा सकता है या तो ज्यादा किया जा सकता है। अब कम किस ट्रांसफार्मर से करते हैं, ज्यादा किस ट्रांसफार्मर से कहते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब देखो, इसके बाद ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभव को ही परिवर्तित करने के काम आते हैं, दिष्ट धारा या विभव के काम परिवर्तित करने के काम नहीं आते हैं। ठीक है ना, तो मतलब ये प्रत्यावर्ती धारा में काम करेंगे, दिष्ट धारा में नहीं काम करेंगे, इस प्रकार के। अब इसमें बात करें भाई, ये जो प्रकार की आखिरकार ये कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहली बात आपको पता होगा 2 प्रकार होते हैं ट्रांसफार्मर के। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, है ना, आपने पढ़ा होगा स्टेप अप स्टेप डाउन। तो पहला होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। इसका आपको कुछ डायग्राम इस तरीके से बनाना है। देखो, चित्र भी आप देख सकते हो यहाँ पर। एक हमारे पास अपचाई है, एक है ऊंचाई। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। एक आप याद कर लेना, कोई भी, चाहे ऊंचाई चाहे अपचाई। दूसरा अपने आप आपको याद हो जाएगा। अपने आप कैसे? इजी है, इतना देखना। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा देता है किंतु धारा के मान को कम कर देता है। देखो, यहां पर आपने ऊंचाई में ये पढ़ा कि ये प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या करता है, बढ़ा देता है, और धारा के मान को कम कर देता है, यानी कि धारा को कम करता है, वोल्टता को बढ़ाता है। अब जैसे कि आप अपचाई को देखोगे तो यह क्या कह रहा है, यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा देता है और धारा को बढ़ा देता है। इसमें क्या करता था, धारा कम होती थी और वोल्टता बढ़ती थी। इसमें क्या हो रही है, वोल्टता घट रही है और धारा बढ़ रही है। समझ में आया ना, एक दूसरे क्या है, ये अपोजिट है। अभी देखो, चित्र में भी आपको अपोजिट लगेंगे। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राथमिक कुंडली में देखो फेरे कितने हैं, आपको कम दिख रहा है ना दूसरी कुंडली से। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, कम है, और द्वितीयक में क्या है भाई, फेरों की संख्या ज्यादा है। किस ट्रांसफार्मर में? ऊंचाई ट्रांसफार्मर में। ऐसे आप इसमें आओ अपचाई में। अपचाई में जस्ट इसका उल्टा है। प्राथमिक कुंडली में देखो फेरों की संख्या ज्यादा दिख रही होगी आपको, और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम दिख रही होगी, है ना। तो अगर इन दोनों में कंपेरिजन करोगे तो देखो, ऊंचाई में द्वितीयक में फेरों की संख्या ज्यादा है और यहाँ पर द्वितीयक में कम है। इसमें प्राथमिक में ज्यादा है, यहाँ पर प्राथमिक में कम है और प्राथमिक में ज्यादा है। तो इस प्रकार से डायग्राम में भी आप अगर कंपैरिजन करोगे तो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, मतलब उल्टा है। एक में ज्यादा, एक में कम, है ना, ऐसा चल रहा है। तो अगर आप एक को ध्यान पूर्वक समझ लेते हो, किसी एक को, है ना, मैं नहीं कर रहा हूं कि आप ऊंचाई को या ऊंचाई को, किसी एक को आप अच्छे से पूरा ध्यान पूर्वक समझ लो, समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा वहां से। ठीक है, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, एक भी नहीं भूलेगा आपको। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए और दिमाग में एक बैठा लीजिए, कोई भी, या ऊंचाई को या अपचाई को। ठीक है, यहाँ पर ये पटलित कोण लगाए जाते हैं, आपको पता है, जिससे कि भंवर धारा की हानि को, इस प्रकार की हानियां जो होती हैं उनको रोका जाता है। ठीक है, कम किया जाता है, और ट्रांसफार्मर की हानियां भी पूछी जाती हैं। तो चलिए, 2 प्रकार समझ में आए।
इनको आप देख लीजिएगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टता को बढ़ा देता है, धारा के मान को कम कर देता है। इसकी जो कार्य विधि है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कार्य विधि, आखिरकार ये कार्य किस प्रकार से करता है। आपको पता है कि भाई अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत यहां पर लगेगा। तो देखिए 2 कुंडलियां हैं, सबसे पहले इसकी हेडिंग डालोगे कार्य विधि और अच्छे से तैयार कर लेना। जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है तो उस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है और यह प्रत्यावर्ती धारा कोण में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। अतः द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होने लगता है और जिससे उसमें उसी आवृत्ति का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका कुछ मतलब होगा ना। तो इसका मतलब यह है, कह रहा है कि जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच, मान लीजिए हम लोग ऊंचाई ट्रांसफार्मर लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, इस प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाएंगे, ठीक है। यहां पर यही ना कहा है वोल्टता लगाई जाती है, तो उस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा, यहां पर फिर प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है। अब यहां पर कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा कोण में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये जो प्रत्यावर्ती धारा पहली कुंडली में बहने लगती है, इसके कोण में क्या उत्पन्न करता है, प्रत्यावर्ती यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जहां पर धारा बहती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, आप सभी जानते हैं। विद्युत का मोटर हो चाहे कोई भी प्रकार का यंत्र है ना, उसमें आपने देखा होगा भाई चुंबकीय प्रेरण के कारण ही ये सारे के सारे काम करते हैं, ठीक है। तो इसके कारण यहां पर होगा। और फिर यहां कह रहा है कि द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि इसके कारण अब यहां पर आएंगे द्वितीय कुंडली में, तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होता है द्वितीय कुंडली में। अब जब यह परिवर्तन होता है बार बार, तो फिर क्या होगा भाई, फिर इसी आवृत्ति का, जिस आवृत्ति का यहां पर हमने विभव या वोल्टता या धारा हमने यहां पर लगाया, उसी आवृत्ति का करंट यहां पर द्वितीय कुंडली में उत्पन्न हो जाता है और यहां से हम लोग निर्गत धारा प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। यानी प्राथमिक से लगाए और यहां से कन्वर्ट होकर के द्वितीयक में हमें यह प्राप्त हो गई। और यह सब फ्लक्स में प्रेरण के कारण हुआ है, ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण हो रहा है और इस प्रकार से विद्युत वाहक बल आपका उत्पन्न हो जाता है द्वितीय कुंडली में। इसी प्रकार से वर्क होता है यहां पर इस ट्रांसफार्मर में। उम्मीद करूंगा आप लोग समझ पा रहे होंगे। आखिरकार कैसे लिखना, अपने से भी आप बना के लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल होता है ना। तो यहां पर देख लेना। अब देखो सिद्धांत की बात करते हैं भाई। यहां पर सिद्धांत में आपको इस तरीके से लिखना है, देखो माना ट्रांसफार्मर, देखो सिद्धांत भी पूछता है इसलिए बता रहा हूं। माना ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः एनपी व एनएस है। अब पी का मतलब क्या है, पी का मतलब होता है प्राइमरी अर्थात प्राथमिक कुंडली, है ना। एन का मतलब फेरों की संख्या, दोनों के लिए हो जाएगा। यस का मतलब सेकेंडरी और पी का मतलब प्राइमरी, तो एस सेकेंडरी मतलब द्वितीयक और प्राइमरी मतलब प्राथमिक। तो ये समझ लीजिएगा। आप चाहे ऊंचाई का यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा डायग्राम बना दीजिएगा। उसके बाद आना है, आपको लिखना है फैराडे के नियम भी यहाँ पर फॉलो होंगे। कैसे, तो लिखना है यदि प्राथमिक कुंडली के फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत से, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत से क्या होगा, प्राथमिक कुंडली के लिए है, ठीक है, प्राथमिक कुंडली के लिए। तो भैया यहां पर आपने पढ़ा है E बराबर एन डी फाई अपॉन डी टी। अब प्राथमिक कुंडली के लिए है तो सिंपल सा हर जगह P कर दो, है ना। EP इक्वल टू माइनस एन पी, माइनस तो फैराडे के नियम में होता ही, आपको पता है ना, चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन का विरोध करता है माइनस चिन्ह। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया, यानी पहला समीकरण। ऐसे ही आपको आना है फिर नेक्स्ट, देखो ये पहले नियम से बनाना प्राथमिक कुंडली के लिए। ऐसे ही आपको यहां पर आना द्वितीय कुंडली के लिए। यदि चुंबकीय फ्लक्स में क्षरण शून्य हो तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, अब द्वितीय कुंडली है तो इसलिए यहां पर ES हो गया और NS हो गया, ठीक है ना। यहां पर P था और P था, यहां पर SES मतलब सेकेंडरी यानी कि द्वितीय कुंडली। तो ES इक्वल टू माइनस NS डी फाई अपॉन डी टी, ये सेकेंड इक्वेशन आप बन गया, है ना। 2 समीकरण आपके यहां पर समझ में आए, कहां से बने, फैराडे के नियम से बने, है ना, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसके बाद यहां से लिखना है आपको कि समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, यानी इस वाले इक्वेशन में आपका जो ES वाला है इसमें EP वाले का भाग करा देना, इसलिए ES बटे EP हो गया। अब इसमें देखोगे तो इसका भाग इसमें कराएंगे, है ना। तो यहां से देखोगे तो डी फाई अपॉन डी टी दोनों क्या बराबर है, माइनस चिन्ह यहां पर दोनों में है, ठीक है, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल, बचा क्या, NS बटे NP बच गया। तो ये हो गया ES बटे EP इक्वल टू NS बटे NP, ये बन गया तीसरा समीकरण। और यहां से काम आएंगे आपके ये सूत्र जो है न्यूमेरिकल हल करने में, जब आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से बनता है। समझ में आ गया इतना स्टेप। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, यहां पर ये फार्मूले है बता रहे हैं, ठीक है। सिद्धांत में इतना अगर 5 नंबर में पूरा आएगा तो इतना आपको करना पड़ेगा, है ना। यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो, यानी कि हम लोग प्रतिरोध को नगण्य दिखा दें, शून्य दिखा दें,
तो इसमें प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है ईएमएफ है ना, विद्युत वाहक बल ईपी उसके यानी कि प्राथमिक कुंडली के सिरों के जो विद्युत वाहक बल है उसके सिरों के बीच आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता वीपी के बराबर होगा। और ठीक इसी प्रकार द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है ईएस वो वोल्टता जो है वीएस के बराबर हो जाएगी। अर्थात यहां पर सिर्फ ये बता रहे हो आप लोग कि भैया ईएस के बराबर वोल्टता वीपी हो जाए, ईएस के बराबर वीएस हो जाएगा और ईपी के बराबर वीपी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वाले इक्वेशन के अनुसार तीसरा समीकरण यहाँ पर एक ये बन जाएगा ईएस बटे ईपी इक्वल टू वीएस बटे बीपी इक्वल टू एनएस बटे एनपी। और ये परिणमन अनुपात के तौर पर एक चौथा समीकरण बन गया है। इतना कर देना, इससे ज्यादा आपको आगे नहीं बढ़ना वरना फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आपको कंफ्यूजन होने लगेगी। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो यार एक बार पुनः से इस वीडियो को देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनेगा, न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको तैयार कर लिए होंगे है ना इस वीडियो के अकॉर्डिंग। और ज्यादा से ज्यादा मैं प्रयास करूंगा कि आपको क्लास में दे पाऊं। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा है ना, क्योंकि आपको टॉपिक मैं यहां पर बिल्कुल कराऊंगा सारे के सारे जितने भी 5 नंबर वाले टॉपिक है ना आपको मैं अब जल्द ही कराने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।